हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम आज करने वाले हैं यूटेट के टेस्ट सीरीज़ का पहला वीडियो। और ये वीडियो होगा बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान पे। ठीक है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस को करेंगे जो 2021 में पूछे गए थे मार्च वाले पेपर में, और इसके बाद नवंबर वाले पेपर का भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है और ये सेकंड पेपर का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, बहुसंवेदी, एक से ज़्यादा यहाँ पे सेंस अगर यूज हो रहे हैं तो विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग करके होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टास्क एनालिसिस क्या है। ऑप्शन ए, यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं। ऑप्शन बी, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। एंड ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जटिल कार्यों को छोटे और प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटने को टास्क एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, देखो टर्मिनोलॉजी को हमेशा अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर कोई टास्क होगा, मतलब आपको कोई काम दिया होगा, टास्क दिया होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको टास्क दिया होगा तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे जिससे कि आप उसको कंप्लीट कर सको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए। हाँ। ऑप्शन बी, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुम ऐसा ही करोगी, मतलब तुम लड़की हो तो टीचर ही बनोगी या फिर नहीं बनोगी, जो भी है। या फिर लड़का है तो फौज में ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हाँ, अगर पॉजिटिव इमेज को दिखाना है, बताना है, उसको हाईलाइट करना है तो क्या करोगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करोगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। तो एक थे अब्राहम मैस्लो। ठीक है, उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने कुछ चरणों में विभाजित किया था। ठीक है, किसी भी इंसान की आवश्यकता को, तो वो 5 चरण कौन कौन से थे यहाँ पे दे रखा है। उनको एक क्रम में रखना है कि सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की होती है, उसके बाद कौन सी होती है। तो इसको आप कॉमन सेंस पे भी कर सकते हो। देखो, शारीरिक नीड, शारीरिक नीड में क्या आता है, शारीरिक आवश्यकता, इसमें क्या आता है, सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन, सारे ऑप्शन में A1 को पहले रखा है। शारीरिक आवश्यकता में आता है खाना, पानी, हवा, और शेल्टर आपका इसी में आ जाएगा, कपड़े, नींद। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, तो सबसे पहले शरीर होता है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर बाकी ऑप्शन देखो, सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपनत्व। अब देखो, शारीरिक आवश्यकता के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है सुरक्षा की, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेफ्टी में आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, ओके, तो 1 एंड 2 ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान और प्रेम और अपनत्व। तो थर्ड नंबर पे मैस्लो के अनुसार आता है प्रेम और अपनत्व, लव एंड बिलोंगिंगनेस। बाकी रियल लाइफ में क्या होता है वो सबको पता है। ठीक है, ओके, बाकी के ऑप्शन को देखो, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। एक होता है आत्मसम्मान, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो बहुत महान वाले लोगों को प्राप्त होती है, लास्ट वाली स्टेज होती है वो लाइफ की।
जिसको बोलते हैं कि उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो 1 एंड 2 के बाद 5 ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। तो एक थे हावर्ड गार्डनर, ठीक है, उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस को बताया था, मतलब किसी भी इंसान में 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, जिसमें से एक था देसिक स्थानिक बुद्धि। इसको इन्होंने विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस भी बोला है, ठीक है। तो इसके आगे विजुअल, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बस स्पेशल इंटेलिजेंस लिखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दृश्य बिंब प्रतिरूप है तो वो किसी स्थान से रिलेटेड कैसे हो सकता है, स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड कैसे हो सकता है। तो इसका जो मीनिंग होता है ना कि प्रैक्टिकली अगर आप रख के देखो, तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपने कोई स्ट्रक्चर देखा वहाँ पे, आप अगर घर आके उसको चित्र बनाना चाहते हो उसका, तो उस जगह को उस जगह को आपने अपने माइंड पे कैसे कैप्चर करा, और आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना याद रख पाए अपने दिमाग में, और उसी हिसाब से आप उसको अपने जहाँ पे भी आप उसको चित्रित करना चाहेंगे वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और हावर्ड गार्डनर की एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, व्हाट रियली काउंट्स इज हाउ यू आर स्मार्ट। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से स्मार्ट है, ठीक है, किस टाइप के स्मार्ट है मतलब। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होती है, उनकी बुद्धि कैसी होती है। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से उच्च बुद्धि, औसत बुद्धि या फिर अल्प बुद्धि। अब IQ सबने सुना है, ठीक है। IQ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मिनिमम होती है 0, मतलब 0 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम होती है 140, ठीक है। इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज को ऐड किया गया है। और ये जो थियरी थी ये किसने दी थी, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सर्च करो और चाहो तो कमेंट पे बता सकते हो, ठीक है। अब किसी की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होती क्या है। मेंटल एज, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है और उसकी जो समझदारी का लेवल है वो 15 साल या फिर 12 साल के बच्चे के बराबर है, तो ये जो हो जाएगी 12 या 15 साल उसकी मेंटल एज हो जाएगी, और जो उसकी एक्चुअल या फिर क्रोनोलॉजिकल एज होगी वो 10 साल होगी, ठीक है। और इस केस में उसका जो IQ लेवल है वो ज़्यादा होगा। और इसी के अपोजिट भी बहुत सारे केस होते हैं जिसमें बच्चा जो है अपनी रियल एज से कम एज के बराबर की समझदारी रखता है, तो ये बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है कभी, ठीक है। तो इस मेथड से आप अपना भी IQ लेवल निकाल सकते हो। चलिए पहले इसके आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। औसत बुद्धि होती है जिसका IQ 90 से 109 होता है, और जो सुपीरियर जो इंटेलिजेंस होती है, श्रेष्ठ बुद्धि, वो होती है 120 से 129 इसके बीच। इसके ऊपर एक कैटेगरी आती है वेरी सुपीरियर, तो उसकी होती है 130 से 139, और सबसे ऊपर आता है जीनियस, उसकी होती है 140 और उससे भी ऊपर। और एक होता है 0 से 24, उसमें आते हैं इडियट्स। तो किसी को सीधे मुंह पे मत बोलो कि तुम इडियट हो, बस उनको बोलो कि तुम्हारा जो IQ लेवल है ना वो 0 से 24 के बीच है, समझ में ही नहीं आएगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस।
ऑप्शन देखिए, परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संवेगों का नियमन, ये तीनों ही आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से होता क्या है, जो इंसान अपने इमोशंस को अच्छे से समझे, ठीक है, वो अच्छे से अपने इमोशंस का मूल्यांकन कर सके और उनको प्रकट कर सके, एक्सप्रेस कर सके। और बहुत सारे मतलब यहाँ पे जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मतलब शायरियाँ वगैरह लगाए रहते हैं और बहुत सारे मतलब ऐसा बोलते हैं कि हंसते हुए चेहरों के पीछे का दुख क्या जानो, इस टाइप का लगाए रहते हैं ना। तो एक्चुअली अगर ऐसा कुछ है ना प्रॉब्लम, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है। ये डिसीज समझ लो एक तरीके का, तो कोई महान बात नहीं है, ठीक है। ओके, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस भी होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और प्रभाव दे रखा है। शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसीलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। रियलिटी है, टीवी को छोड़ के मतलब मोबाइल लगा लो यहाँ पे। प्रभाव देखिए, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। हाँ, अगर बच्चा मोबाइल और टीवी में इन्वॉल्व रहेगा तो बाहर खेलना पसंद नहीं करता है ना, फिर उसको मोबाइल वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसका कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? हु इज़ अ हेल्थी पर्सन? ऑप्शन देखो, वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता है और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। तो ये तो ऐसे ऑप्शन हैं जो आप लोग खुद की लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो देख लो, अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी है तो मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है फिर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक्सेप्ट करो जो भी आप हो, जैसे भी हो, एंड अपने बारे में मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, जागरूक अवेयर होना चाहिए आपको कि अपनी लिमिट्स क्या हैं, और वट एवर यू आर, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। और पास्ट में नहीं जीना है कि पास्ट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, रिग्रेट लेके बैठे हो और फ्यूचर भी वैसे ही अंधकारमय है। तो ऐसा अगर है तो देख लो, प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा, एंड सुनने की क्षमता। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, इंग्लिश में देखो, इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं? जैसे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप किसी भी विचार को हर एक एस्पेक्ट से समझ रहे हो, ठीक है, उसको सोच सकते हो हर एंगल से, तो उस पर संज्ञानात्मक कौशल उसको कहा जाएगा। मतलब इसमें आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव है, ठीक है। और जो ये हिंदी में वर्ड है आलोचना, तो इसको मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि किसी की आलोचना करना मतलब किसी की बुराई करना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आलोचना का मतलब किसी के अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट को देख के उनका असेसमेंट करना, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में मत लेना। अगला क्वेश्चन, तो ये इसको मिलान करना है, दो दे रखे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। शारीरिक विकास किससे होगा? ये होगा खेल एवं व्यायाम से, ठीक है। एंड मानसिक विकास, भाषा और गणित। नैतिक विकास, नैतिक कहानियाँ। सामाजिक विकास, समूह कार्य। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडुरा। बाकी जीन पियाजे को हमने बहुत पढ़ा है, ब्रूनर को पढ़ा है, स्किनर को पढ़ा है, तो ये थोड़ा अलग लगा शायद।
अलग लगा, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको स्किप भी कर दिया होगा, तो संज्ञानात्मक देख के सीधे प्याज लगा दिया होगा। बट ये तीनों किसके थे? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? तो ये है अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक ने बाकी कौन से सिद्धांत दिए थे, नियम, ये दिया था। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वैसे भी थ्योरी आपने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। तो जब हम मेमोरी लेवल पे किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका कुछ क्रम होता है, तो ये कौन सा है? सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उसके बाद आता है धारण, जो प्रत्यक्ष है उसको आप धारण करोगे, और उसके बाद प्रत्यास्मरण करोगे, और उसके बाद उसकी पहचान करोगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में भी देख सकते हो जिसको हिंदी टफ लग रही है तो। परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो किसी भी स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, आयु और परिपक्वता, हाँ, किसी की एज अगर कम है तो उसको चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, और उसकी मैच्योरिटी लेवल वो भी डिपेंड करता है सीखने के लिए। और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अगर कोई शरीर से या दिमाग से बीमार है तो वो भी नहीं सीख पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, हाँ, अगर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर किसी का मोटिवेशन लेवल डाउन है तो उसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब इफ़ेक्ट करेंगी ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। अगर किसी का मोटिवेशन लेवल अच्छा है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो क्या होता? ऐसा पूछा गया है। जो भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका अगर रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों के, तो उससे क्या होता? बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते, हाँ, नहीं लेते, एंड उन्हें सीखने में कठिनाई होती। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं? तो सत्य असत्य प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आइटम, या फिर मिलान करने वाले, या फिर बहुविकल्पीय, या फिर सभी। तो हम लोग देखते हैं ना, हमारे जब स्कूल टाइम पे बुक्स के पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा होता था और उसके नीचे ऐसे बहुविकल्प वाले दे दिए जाते थे, तो हमें मतलब एक दिमाग में ये रहता है कि वस्तुनिष्ठ मतलब ये होता है, लेकिन ये सारे ही कैटेगरी के इसी में आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह किसका उदाहरण है, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न, प्रतिबंधित उत्तरीय प्रश्न, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय तो होगा नहीं, निबंध है तो, और प्रतिबंधित ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं दे रखी कि आपको आंसर इतने ही शब्दों में लिखना है। ठीक है, कोई वर्ड लिमिट सब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न। अगला क्वेश्चन, भारत, नई दिल्ली और यूके, फिर क्वेश्चन मार्क है, यह किसका उदाहरण है, मतलब ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो ये है सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे रीजनिंग वगैरह के होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल चार्ट होता है, ठीक है, तो जिसमें अधिभार दिया जाता है। ऑप्शन देखो, आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को, या फिर प्रश्नों के प्रकार को, तो ये तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल हैं, ये क्या है? उपकरण है, विधि है, मानक है, या फिर प्रकार है? तो इस आकलन के मानक हैं, तो सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया? तो ये किया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा, ऑप्शन ए। तो इन्होंने अपनी सिद्धांत में बताया था इसके बारे में। अब मैं पूरा सिद्धांत समझाने बैठी तो 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जो भी है एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। बाकी इसमें उसने बताया था स्कैप फोल्डिंग के बारे में, और मोर नॉलेजेबल अदर होता है, और जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जेडपीडी इसको बोलते हैं। तो ये सब उसने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्ञान का संज्ञानात्मक पक्ष होता है, ये करेक्ट है। और शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक होती हैं, ये भी करेक्ट है। एंड अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष होता है, या फिर अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष होता है। अब देखो, इन दोनों में से ही एक होगा ना जो सुमेलित नहीं होगा। तो अनुप्रयोग तो प्रैक्टिकल जैसा कुछ हो गया ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखो, रूब्रिक्स क्या है? व्हाट इज रूब्रिक्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह। यहाँ पे मतलब जो विषयों से संबंधित आपके मूल्यांकन होते हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया, और इसके अलावा रूब्रिक्स का यूज हम वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स का पूरा असेसमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे उनकी सोशल लाइफ कैसी है, उनका आचरण कैसा है, और हमारे रिजल्ट पे भी लिखा हुआ रहता था ना, आचरण कैसा है, अच्छा, बुरा, या फिर बहुत अच्छा, ऐसे उत्तम, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे कुछ लिखा रहता था ना। तो एक तरीके से ये आकलन करने का, मूल्यांकन करने का ये एक टूल होता है रूब्रिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। दोनों ही होने चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट। तो उन्होंने जो जो भी प्राप्त कर रखा है, मतलब जो भी अंक प्राप्त कर रखे हैं, उनका भी विवरण होता है। और उनका जो भी विभिन्न पहलू हैं, जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर सिंगिंग में, तो ये सारी चीज़ें भी आजकल ऐड होती हैं रिपोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सृजनवादी दृष्टिकोण से क्या सीखना चाहिए, या फिर सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? ऑप्शन देखो, सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा है, विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्यपुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, या फिर सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। तो सेल्फ सेंटर्ड तो हो नहीं सकता सीखना, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। तो यही होता है सृजनवादी दृष्टिकोण, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग बोलते हैं, जिसमें सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, ये फिर से मिलान करने वाला आ गया। चलो देखते हैं ऑप्शन। दृष्टि बाधित अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम बता रखी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा देखने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? अगर उसको दिखाई नहीं देता तो टॉकिंग बुक्स का यूज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी और 1। अगर श्रवण बाधित है, उसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए यूज करते हैं साइन लैंग्वेज, हाथों से इशारे करके वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं ना। आपने टीवी पे या फिर कभी किसी मूवी पे देखा होगा।
तो इसका इसका हो जाएगा। और अल्प दृष्टि है तो कम दिखाई देता है तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे उसको ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। और अधिगम अक्षम तो इसके लिए फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं। फ्लैश कार्ड में चित्र हो सकते हैं और बाकी एक्टिविटी आप रियल ऑब्जेक्ट वहाँ पे उनको समझा सकते हो फ्लैश कार्ड के थ्रू, जिससे उनको अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। तो अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है और इसको आप कैसे पहचान सकते हो अपने क्लास लेवल पे? भाषाई कौशल के अभाव द्वारा। अगर किसी बच्चे में भाषाई कौशल कम है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता, या फिर लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, मतलब अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है, अपनी भाषा में, या फिर पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या होती है, या फिर बार बार दोहराने के लिए बोलता है वो बच्चा, तो इन सब चीज़ों से आप पता कर सकते हो कि उसको सुनाई नहीं देता, मतलब कम सुनाई देता है, उसको प्रॉब्लम होती है सुनाई देने में, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा आपकी बात को सुन नहीं पाएगा तो वो वैसे ही कम ऑब्जर्व करेगा, तो वैसे ही अटक अटक के बोलेगा, आंसर भी वैसे ही देगा, ठीक है। बाकी जो फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण, अब ये भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, कक्षा कक्ष के स्तर पर, क्लास लेवल पे आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे तेजस्वी लोग होंगे जो बोलेंगे कि अगर टीचर चाहे तो ये जो फोर्थ ऑप्शन वाला अरेंजमेंट है ये क्लासरूम पे कर सकता है, बट आप ये भी तो सोचो, हमारे स्कूलों में यहाँ पे प्रॉपर चेयर नहीं होते, चौक नहीं होते, प्रॉपर जो भी चाहिए वो सब नहीं मिलता, तो यहाँ पे इतना मशीनरी वाला तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी अगर करेंगे भी तो पूरे स्कूल के लेवल पे करेंगे ना, सिर्फ एक क्लास के लिए थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस। वैसे इतने डाउट्स होना इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे डाउट होते हैं किसी भी टॉपिक पे तो अच्छी बात है, बस उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश भी होनी चाहिए। सर्च करो अपने क्वेश्चंस के आंसर को, तब कोई बात है। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है। तो डिस्ग्राफिया एक डिसीज होती है, ग्राफिया से आप समझ सकते हैं कि लिखने से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी लिखने की समस्या। और इसी तरह से पढ़ने की समस्या होती है, और गणना करने की समस्या होती है, ध्यान केंद्रित ना करने की समस्या होती है, ठीक है। बहुत सारे डिसीज़ या फिर प्रॉब्लम होती हैं अधिगम से संबंधित, जैसे ADHD होता है एक, और एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और एक होता है डिसलेक्सिया एंड अफेजिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और आप चाहते हो इस पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन पे बताना। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गए 30 पूरे, मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये इतना ही है, और नवंबर वाले पेपर का भी करूँगी, बनाऊँगी वीडियो उस पर भी, और ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इसका फ़ायदा आप ही को है, ओके। बस प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट पेपर वालों के लिए भी बनाऊँगी वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आई होप आप लोग कर ही रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।